हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आइए आज हम लोग भूगोल से संबंधित प्रश्न को करेंगे और मुख्य रूप से भारत का भूगोल जो JPSC सिलेबस में भी आपका दिया हुआ है ना। तो आज इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखें। तो पहला प्रश्न में आपको 4 कथन दिया हुआ है और उसमें सही करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन कहता है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तब तो नहीं होगा। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश तो है नहीं, तो भारत विश्व का कितना बड़ा देश है, तो फट से यहाँ पर आप लोग लगा दोगे 7वां बड़ा देश है। और ये 7वां किस दृष्टिकोण से हमने बोला, तो ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने बोला कि भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। तो पहला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां कौन है? और भारत है 7वां। ठीक है। वह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो बात सही है, ये सही हो गया कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। स्थल मंडल, विश्व में जो स्थल मंडल है उसके यहाँ पर जल मंडल को शामिल नहीं किया गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्थल मंडल को शामिल किया गया। विश्व के स्थल मंडल का जितना क्षेत्रफल उसमें से 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी गलत हो गया। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। तो यहाँ उष्ण के साथ आप क्या जोड़ दोगे? तो उपोष्ण जोड़ दोगे। उष्ण के साथ क्या जोड़ोगे? उपोष्ण जोड़ोगे, सब ट्रॉपिकल जोड़ोगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए हुआ है। तो ये भी सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए हुआ है। तो इस प्रश्न में आपको कितना सही मिला? 2 सही मिल गया और चौथा सही मिल गया। 1 और 2 गलत है। 1 में 5 बोला है, 5 की जगह आप लोग 7 कर देना। और समूचा भारत उष्ण कटिबंध है, उष्ण के साथ एक उपोष्ण भी जोड़ देना। आप लोग याद रखें, क्या हो जाएगा ना। उष्ण के साथ भी उपोष्ण भी हम जोड़ेंगे। हो गया। आओ अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतवर्ष का आकार विश्व में अभी न बताए थे, भारतवर्ष का आकार विश्व में कितना होगा? तो 7वां होगा। तो यहाँ 5 है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो 7 को हम लोग फट से सही मार देंगे, 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये तो बात सही हो गया कि भारत का क्षेत्रफल संसार के जो क्षेत्रफल है उसका 2.5% होगा। लेकिन जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या का 17% है। ये भी ध्यान में रखना है, जनसंख्या का 17% है। विश्व की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या में से 17% जनसंख्या जो है भाई वो कहाँ रहती है? भारत में रहती है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरा है देश है, लेकिन पहला देश कौन है? हो तो पहला देश चीन है, ये भी याद रखना है। ठीक है। आओ अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। चौथा, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई भारत, क्योंकि भारत गांवों का देश है। ऐसा बोला जाता था कि भारत गांवों का देश है, लेकिन अब गांव भी धीरे धीरे शहर में तब्दील होते हुए चले जा रहे हैं। आज शहर की अधिकतर सुविधाएं हमें गाँव में भी देखने को मिल रही है। तो भारत में गांव की संख्या कितनी है? तो 6,30,000, 5,00,000, 8,00,000, इनमें से कोई नहीं। तो फट से टिक लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। कितना गांव होगा? हो तो उसको लिखेंगे 6,40,930 गांव होगा। 6,40,000 कितना होगा? 930। देखो यहाँ पर हम अंक में लिख दे रहे हैं 6,40,930 गांव पूरा भारत में है भाई।
6,40,930 गांव जो है ये भारत में है, और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। पूछ देगा तुमसे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना पड़ेगा 6,40,930 गांव हैं। और 2001 में भारत में गांवों की संख्या कितनी थी, तो 6,38,500 गांव था, 588 गांव था। 6,38,588 गांव 2001 के जनगणना के अनुसार। 2001 का जनगणना की पूछने की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए 2011 वाला तो भाई ज़रूर याद रखना आप लोग। 6,40,930 गांव, ठीक है। आओ, भारत विस्तृत है, तो भारत विस्तृत है तो ये बोलता है कि इनमें से कौन सही होगा। ये अक्षांश दिया हुआ है, तो अक्षांश दिया, तीनों अक्षांश भाई गलत है, समझ गए ना, तीनों अक्षांश गलत है। तो सही अक्षांश कौन लगाओगे, तो सही अक्षांश लगाओगे हम अभी बताते हैं, देख लो। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखोगे, अक्षांश मतलब हो लेटीट्यूड, तो एल से हम लेटीट्यूड को दर्शा दिए, समझ जाना। एल का मतलब क्या होगा, लेटीट्यूड होगा, याद रखना, ठीक है ना। एल का मतलब लेटीट्यूड हो गया। अब इसका भारत का जो लेटीट्यूड है, जो लेटा हुआ जो लाइन है, इसको हम लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है ना, इसको हम लेटीट्यूड लाइन कहेंगे। अब ये कितना है, भारत का कितना है, तो देखेंगे 8 डिग्री। देखो बाबू यहाँ पर लिख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा हो भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर तुमसे पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो फट से बता देना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर है यहाँ पर। अब देशांतर पूछेगा, तो देशांतर को LO कर दो, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, तो लंबा लाइन जो खींचा हुआ होगा भारत के मानचित्र पर, उसको हम कह देंगे देशांतर। तो देशांतर कितना है भाई, तो देशांतर देखो यहाँ हम दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये भारत का क्या है, तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखेगा, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट दिखाई दे रहा होगा। हम जो बोल रहे हैं वो साफ साफ तुम लोग सुन रहे होगे, तो उसको कॉपी में भी लिख लेना, नहीं तो डायरी जो बनाया होगा उसमें भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। आओ अब देखते हैं हम लोग। तो ये तो क्लियर हो गया ना हो कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब भारत अक्षांश में भी पड़ता है और देशांतर में भी पड़ रहा है। भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है और भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देशांतर के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध होगा और अक्षांश के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध होगा भाई। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस एक शहर से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरेगी, पंजाब से होकर गुजरेगी, हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर। तो देखो एगो TTK का मैप आता है, TTK नाम से एक मैप आएगा, तो तुम लोग वो मैप जरूर खरीद लेना TTK का, है ना। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे और भारत से संबंधित क्वेश्चन होगा, भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होगा हो, तो उसमें मैप से संबंधित एक प्रश्न तो ज़रूर पूछेगा भाई। मैप से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए TTK नामक एटलस को ज़रूर खरीद लो। अभी मार्केट बंद होगा तो ऑनलाइन भी तुम लोग परचेज कर सकते हो TTK का एटलस, बार बार बोल रहे हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किससे होकर गुजरेगी, तो राजस्थान से होकर गुजरेगी, ये भी ध्यान में रखना है। सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा किससे होकर गुजरेगी, राजस्थान से होकर गुजरेगी, ठीक है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है वह कौन सा है, तो देखो ये सब सभी 2 प्रश्न जो हम बताए ना, ये सभी एटलस से है, तो हमेशा बार बार एटलस को ध्यान में रखो। और जब भी सोने जाते हो तो उस समय एटलस
का एक बार रीड करो भाई, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर एटलस को पीलो के नीचे घुसा के रख दो। पढ़ लिए, पीलो के नीचे घुसा के रख दिए, ठीक है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से होकर गुजरेगी। कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बताओ जल्दी से, किससे होकर गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। तो बिहार से होकर गुजरेगा कर्क रेखा, बिहार झारखंड से होकर गुजरेगा, क्योंकि ब्रैकेट में दे दिया है झारखंड, और झारखंड के रांची शहर से ये होकर गुजरती है ना। तो आंसर मार देंगे हम, बी मार देंगे, ठीक है। अगर झारखंड नहीं रहता तो बी आंसर गलत हो जाता, कोई भी ऑप्शन में सही आंसर नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान में रखना। झारखंड ब्रैकेट में दिया है इसलिए मार दिए हैं बी, मुख्य रूप से झारखंड होगा, याद रखना। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य किससे होकर गुजरेगा? तो जी से हो जाएगा गुजरात, आर से हो जाएगा राजस्थान, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, होगा ना, सी एच से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जे एच से हो जाएगा झारखंड, और डब्ल्यू बी से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और एम से हो जाएगा मिजोरम। एम आई से कर देना मिजोरम, है ना। तो गुजरात, जी से गुजरात सुन लो, एक बार और बोल दे रहे हैं, जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी एच से छत्तीसगढ़, जे एस से झारखंड, डब्ल्यू बी से वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा, और एम आई से मिजोरम। तो टोटल 8 राज्य होगा, तुम लोग काउंट कर लेना एटलस में, 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलो, कर्क रेखा गुजरती है, देखो वही प्रश्न है। तो कर्क रेखा किससे गुजरेगी? तो कर्क रेखा त्रिपुरा से भी गुजरेगी, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगी, और मिजोरम से भी होकर गुजरेगी। तो सभी में टिक लगा देंगे हम लोग। 8 राज्य बताए थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, याद रखना। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो लिख लो, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती। देखो यहाँ साफ लिख दे रहे हैं। जी से हो गया गुजरात, एम से हो गया मध्य प्रदेश, आर से हो गया राजस्थान, सी एच से हो गया छत्तीसगढ़, जे एस से हो गया झारखंड, डब्ल्यू बी से हो गया वेस्ट बंगाल, है ना, और टी से त्रिपुरा, और एम आई से मिजोरम। इसका एगो ट्रिक भी है, मित्र गमछा वेस्ट में झाड़ा, याद रखना। हम लोग क्लास में बताए हैं, क्लास में ये सब प्रश्न पर काफ़ी डिस्कशन किए हैं, तो वही हम सोचे कि रिवीजन वीडियो में करवा दें। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का कौन सा? देखो यहाँ बिहार और झारखंड दोनों दिया है, लेकिन हम बिहार में टिक नहीं लगाएंगे, हम किस में टिक लगाएंगे? तो झारखंड में टिक लगाएंगे हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल तो होगा नहीं, वो 23.5 से ऊपर में है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ से भी समझ गया होगा तुम लोग कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का है? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखना। झारखंड से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? तो गांधीनगर जो होगा गुजरात का, वो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर। नगर से भी प्रश्न पूछ दे रहा है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के सबसे ज्यादा निकट है हो कोलकाता, याद रखना। ये कहाँ है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो अभी ना बताए हैं, जो कर्क रेखा भारत का है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटेगा, याद रखना। कितना बराबर भागों में बांटेगा? तो 2 बराबर भागों में ये बांटता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में बात कर रहा है कि वह भारतीय राज्य बताइए जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो मणिपुर होगा। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, ये सभी कर्क रेखा में पड़ता है। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा कर्क रेखा में पड़ता है, और मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो जून माह
हम सुनो बताते हैं। 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है? कर्क रेखा पर रहता है। अब कर्क रेखा से उत्तर जो भी शहर होगा वहाँ पर दिन की अवधि लंबी होगी, याद रखना। तो दिल्ली जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है ना, तो वहाँ पर दिन की अवधि क्या होगा? लंबी होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है ना अधिकतम दिन की अवधि कहाँ होगी, तो फट से टिक लगा देंगे, दिल्ली होगा। जब भारतीय मानक समय, तो एक प्रश्न देखो यहाँ से निकल रहा है, भारतीय मानक समय कौन है? यहाँ से एक प्रश्न निकल रहा है, भारतीय मानक समय। तो याद रखना, यहाँ कॉपी में यहाँ पर लिख दे रहे हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है। पूर्वी देशांतर, 2 से देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय। इससे हम लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं? इससे हम लोग समय की गणना करते हैं, टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। और अक्षांश हमको क्या बताता है? अक्षांश हमको जलवायु के बारे में बताता है, याद रखना। देशांतर हमको समय के बारे में बताएगा और अक्षांश हमको क्या चीज़ के बारे में बताएगा? तो अक्षांश हमको जलवायु के बारे में बताएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। आओ अब प्रश्न देखते हैं। जब भारतीय मानक समय की यमयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, ठीक है। बोलता है कि जो 82.5 डिग्री है ना वहाँ पर 12 बजा है। इतना बात को समझो, 82.5 डिग्री जहाँ है, 82.5 डिग्री वहाँ पर कितना बजा? तो वहाँ पर 12 बजा। और एक स्थान पर उसी समय 6 बज रहा है। जिस स्थान पर अभी 12 बज रहा है, फिर उसी समय किसी दूसरे स्थान पर 6 बज रहा है। ध्यान में रखो, अगर किसी एक स्थान पर अभी 12 बज रहा है तो दूसरे स्थान पर उसी 12 बजे के समय में वहाँ पर 6 बज रहा है, याद रखना। तो जहाँ 6 बजेगा वो कितना डिग्री के दूरी पर होगा? तो वो 90 डिग्री के दूरी पर होगा, ये भी याद रखेंगे। जहाँ पर 6 बजेगा वो कितना डिग्री के दूरी पर होगा? तो वो 90 डिग्री के दूरी पर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री और प्लस 90 डिग्री को जोड़ दो तो 172 डिग्री आ जाएगा। 172 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब 172 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहा है सुबह का और 82.5 डिग्री पर 12 बज रहा है। क्योंकि 12 से 6 घंटा का अंतर है, 6 मतलब 90 डिग्री का अंतर है भाई। तो 90 डिग्री उसमें हम जोड़ देंगे तो 172 डिग्री आ जाएगा, 172 डिग्री आ जाएगा। ये सब हम क्लास में करवाए हैं तुम लोगों को। गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, मतलब गुजरात देखो, भारत का यहाँ मैप बनाओ। सबसे पहले भारत का यहाँ पर एगो मैप बनाओ, ठीक है। तो भारत का देखो ऐसे एक मैप बन गया हमारा भारत का। इधर हम लोग चले गए, इधर हमारा ए से अरुणाचल हो गया और यहाँ जी से हो गया हमारा गुजरात। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 30 डिग्री का दूरी है, 30 डिग्री का दूरी है, याद रखना। 68 डिग्री 7 मिनट इधर है और 97 डिग्री 25 मिनट भारत का जो देशांतरी विस्तार है, 97 डिग्री 25 मिनट इधर है और 68 डिग्री इधर है, 68 डिग्री 4 मिनट कुछ ऐसे इधर है हमारा। तो 97 में 68 घटाएंगे लगभग 29 डिग्री आएगा, 29 डिग्री कुछ पॉइंट आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं 2 घंटा, तो 2 घंटा का अंतर है। 30 डिग्री, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में कितना होगा? 2 घंटा होगा। तो 2 घंटा लगा देंगे। अगर गुजरात में सूर्य हमको 8 बजे दिखा तो अरुणाचल प्रदेश में हमको सूर्य कितना बजे दिख जाएगा? 6 ही बजे दिख जाएगा, याद रखना। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य हमको 7 बजे दिख रहा है तो गुजरात में हमको सूर्य 9 बजे दिखेगा, 2 घंटा का अंतर होगा। चलो, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में है। बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। तो कौन सही होगा? तो बंगलोर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है।
ये सही होगा। और औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में है, तो 2 और 3 इसका आंसर होगा। क्योंकि देखो ये जो प्रश्न है ना एटलस से है, और ये जरा प्रश्न हो जाता है कठिन, क्योंकि जबलपुर का देशांतर तुमको याद रखना पड़ेगा, औरंगाबाद का देशांतर याद रखना पड़ेगा, बड़ोदरा का अक्षांश, हमको ये सब अक्षांश है, किसी का अक्षांश है किसी का देशांतर याद रखना पड़ेगा, शहर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है। तो इसके लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए अभी बोले हैं TTK का एटलस लेना पड़ेगा। बिना एटलस का ज्योग्राफी अधूरा है, याद रखो, बिना एटलस का ज्योग्राफी अधूरा है। जिस प्रकार से सब्जी में अगर नमक नहीं हो तो सब्जी का महत्व नहीं है, तो उसी प्रकार से अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ एगो एटलस जरूर रखो, है ना। बिना एटलस का ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखो। और प्रश्न देखो एग्जाम में एटलस से संबंधित हमेशा तुमको प्रश्न रहेगा, 2 गो 3 गो 4 गो प्रश्न हमेशा रहेगा। कोई ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है जिसमें भारत का भूगोल से प्रश्न पूछा है और वो एटलस से ना मिल जाए, एकदम मिलना ही मिलना है। इसलिए एटलस को जरूर ध्यान में रखो। एगो एटलस TTK का जैसे ही दुकान खुलेगा लॉकडाउन के बाद एटलस खरीद लो, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लो भाई एटलस। चलो, कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकट है। भारतीय मानक समय पूछे हैं ना, बताओ भारतीय मानक समय कितना डिग्री होगा, बोलो। तो भारतीय मानक समय जो होगा वो 82.5 डिग्री ना होगा हो, यस या नो, जल्दी से बताओ, है ना। यस, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय। निकट किसका है, तो रीवा के निकट है, जल्दी से टिक लगा देंगे रीवा। यदि भारतीय मानक समय पूर्वाह्न का 10 बजा है, मतलब पूर्वाह्न का 10 बजा है, मतलब सुबह 10 बजा है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है ना। इसको हम क्लास में बहुत बार सॉल्व करवाए हैं तुम लोगों से। अब देखो क्या बोलता है, मानक समय। मानक समय पर कितना, पहले तो मानक समय यहाँ लिख दो, मानक टाइम डिग्री जो है लिख दो, और यहाँ पर कितना लिखेगा, 10 बजे लिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक देशांतर खींचो और इसको कर दो 92 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बजेगा। अब देखो 82.5 है, यहाँ 92 है, तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 9.5 डिग्री आएगा। तो 1 डिग्री दूरी कितना होता है, 4 मिनट, तो 9 डिग्री कितना हो गया, 9 चौका 36 मिनट हो गया ने। और आधा डिग्री कितना हो गया, 2 मिनट हो गया, तो 36 और 2 38। यहाँ 10 बज रहा है, तो यहाँ कितना बजेगा, 10:38। सही कर देंगे इसको, क्लियर है। नहीं क्लियर होगा तो सुन लो, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर तुम लोग को लिख दे रहे हैं, मोबाइल से भी कॉल करके बात कर सकता है कभी भी किसी भी समय, है ना, कोई रुकावट नहीं है। तो मोबाइल नंबर लिख देते हैं, देख लो हमारा मोबाइल नंबर होगा 7004886986, याद रखना। जितना भी ज्योग्राफी का प्रश्न पूछना है पूछो। और व्हाट्सअप नंबर एगो है, व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9955281831, है ना। जितना ज्योग्राफी का प्रश्न पूछना है व्हाट्सअप नंबर पर डालो, सबका आंसर देंगे, समझ गए ना। जितना मतलब कन्फ्यूजन है, ये नहीं कि हमारा तुम टेस्ट लेने लगो, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न दो, जिसमें तुमको कन्फ्यूजन लग रहा है, जिसमें तुमको समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो वो सब वहाँ पर डालो, है ना, और उसका सॉल्व करके हम दे देंगे, ठीक है भाई। रिजल्ट करो तुम लोग। यदि भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निकालना है, तो इसके लिए तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, तो जो इसका जो आंसर होगा वो आपका 14:30 इसका आंसर होगा, याद रखना 14:30 इसका आंसर होगा। अब 14:30 कैसे निकलेगा आंसर, तो देखो क्या बोलता है, भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर मध्याह्न है, यमयोत्तर मतलब वहाँ 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर कितना बजा है, तो 82.5 डिग्री पर 12 बजा है, तो 120 डिग्री पर कितना बजेगा,
120 डिग्री पर हमारा कितना बजेगा? ठीक है, तो 120 डिग्री में 82.5 डिग्री को सबसे पहले माइनस कर दो। तो 120 डिग्री में 82.5 डिग्री को माइनस करेगा तो कितना आएगा? तो 37 डिग्री 30 मिनट आएगा। याद रखना, 37 डिग्री 30 मिनट आएगा। और 37 डिग्री 30 मिनट को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 37 डिग्री 30 मिनट इंटू 4, यहाँ पर 4 कर देंगे। 37 डिग्री 30 मिनट को 4 से 37 इंटू 4 और 30 मिनट हमारा इधर है, तो टोटल हमारा जो हो जाएगा 150 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 मिनट हो जाएगा। और 150 जो मिनट है अगर इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो कितना? यमयोत्तर पर 12 बजा है, तो 120 डिग्री पर कितना बजेगा? 12 2 13 14 बजकर 30 मिनट, मतलब 2:30 बजेगा। तो यहाँ 2:30 यही हम लगा दिए, 14 बजकर 30 मिनट। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 120 डिग्री में 82.5 डिग्री को माइनस करेंगे, जितना डिग्री आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको घंटा में कन्वर्ट कर देंगे और घंटा में समय निकल जाएगा हमारा 14:30। याद रखना। भारतीय मानक समय यमयोत्तर नहीं गुजरती। अब देखो, भारत का जो मानक समय है, तो भारत का मानक समय कौन है हो? तो भारत का मानक समय अभी ना बताए हैं 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री किन किन राज्य से होकर गुजरेगा? देखो, एक बहुत सुंदर ट्रिक लिखे हैं। ट्रिक याद रखो, ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। ट्रिक TRIC, ट्रिक। उमा, उमा। का को हिंदी से कर देगा छत, CHH, छत AT कर देंगे। छत, उड़ा। ठीक है, उड़ा। तो उ से उत्तर प्रदेश होगा, M से मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा होगा और आंध्र प्रदेश होगा। तो भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। याद रखना। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखना, 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। ठीक है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? बताओ। पटना नगर दिया तो बिहार से होकर गुजरेगा? बिहार में ना पटना है, तो बिहार से होकर नहीं गुजरेगा। तो इसको टिक लगा देंगे हम लोग, बिहार से होकर नहीं, पटना से नहीं गुजरेगा। ठीक है। नागपुर दिया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नागपुर, इससे भी होकर नहीं गुजरेगा। दिल्ली भैया उत्तर में, इससे भी होकर। इलाहाबाद से होकर गुजरेगा, क्योंकि यूपी बोले हैं। उमा, यू से यूपी और M से मध्य प्रदेश, तो इलाहाबाद होगा। तो आंसर कर देंगे हम लोग इलाहाबाद। या ये तीनों को काट दो भाई, ये नहीं होगा। आओ दूसरा प्रश्न देखें। अब निम्नलिखित देशांतर में से कौन भारत के परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा अभी न बताए हैं। भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा 182 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना होगा? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा। ठीक है। तो इस प्रकार हम तो टोटल तुमको 25 प्रश्न दिए हैं। 25 प्रश्न हमने तुमको ज्योग्राफी का सॉल्व करवाया और ये भारत के भूगोल से संबंधित है। याद रखना। ठीक है। सभी प्रश्न को एक बार देख लेना है ना, प्रश्न को याद कर लेना है। और जो प्रश्न नहीं समझ में आया हो, जैसे टाइम वाला है, तो हम तो बोल ही दिए हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लो तुम लोग, 99 55 28 18 31। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस पर फट से कॉल करके टाइम वाला प्रश्न पूछ लेना। और भी अगर कोई टाइम वाला प्रश्न तुम लोग के पास होगा तो वो भी व्हाट्सअप पर डाल के, नहीं समझ में आएगा तो उसको भी पूछ लिया करो। ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें और चैनल को ज़रा सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है। जैसा तुम्हारी मर्जी, इच्छा करेगा तो कर देना, नहीं इच्छा करेगा तो छोड़ देना। लेकिन हमारा तो काम है, कर्तव्य करते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही पूजा है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।